प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पिछले अंक में आज़ादी के तत्काल बाद राजनीति और राजनेताओं के बदलते चरित्र पर बात की गई थी। इस अंक में भी आज़ादी से अमृतकाल की यात्रा में अपने जनतांत्रिक नरेशों यानी राजनेताओं के विकास गाथा की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आखिर देश की दिशा वही तो तय करते हैं। आज़ादी के बाद देश के कई विभाग के मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यह जानकारी सरेआम मिल जाती है कि कैसे ललिता शास्त्री उनकी पत्नी उनके फटे कुर्तों को सीकर उन्हें देती थी। यह भी केंद्रीय मंत्री रहते एक समारोह में वे नहीं जाना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को यह पता चला कि वे नहीं जा रहे हैं तो कारण पता चला कि कश्मीर में अधिक ठंड है और उनके पास ठंड से बचने को गर्म कपड़े नहीं। यह भी तथ्य है कि जीते जी बैंक से लोन लेकर उन्होंने एक फिएट कार खरीदी थी, पर 1965 में अपनी मृत्यु तक उस लोन को वे अदा नहीं कर पाए थे। आज़ादी के बाद लगातार कई विभागों के मंत्री और फिर पंडित नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा को उनके अंतिम समय में 94 वर्ष में मकान मालिक ने उन्हें मकान से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वे मकान मालिक का बहुत दिनों से किराया चुका नहीं पा रहे थे। रास्ते से गुजरते हुए एक पत्रकार ने को उन पर दया आई, जबकि वह उन्हें जानता नहीं था। उसने मात्र संवेदना दिखाने के लिए कि किस तरह कोई क्रूर मकान मालिक अपने किराएदार के सामान को सड़क पर निकलवा कर उसे बेदखल कर देता है, उसने उनकी फ़ोटो खींची, जानकारी प्राप्त की और समाचार लेकर अपने कार्यालय पहुंचा। संपादक ने चित्र देखा, उन्हें पहचान गया और फिर उसने मुख्य पेज पर अपने अखबार में यह खबर छापी, पर उन्होंने कोई भी सरकारी सुविधा लेने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने इसके लिए नहीं लड़ी थी। बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के पास कई कांग्रेसी उनके पुत्र शिवशंकर सिंह को चुनाव में उतारने की पैरवी करने गए। डॉक्टर सिंह ने यह कहकर उन्हें वापस कर दिया कि यदि आप लोगों की यह इच्छा है तो वे यानी स्वयं डॉक्टर सिंह स्वयं चुनाव से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अपने पुत्र को टिकट देने से उन पर वंशवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगेगा। उनकी मृत्यु के बाद राज्यपाल की उपस्थिति में उनकी व्यक्तिगत तिजोरी खोली गई थी। 4 लिफाफे मिले थे। एक में 20,000 रुपये कांग्रेस कमेटी के नाम थे, दूसरे में 3,000 मुनीम जी की बेटी की शादी के लिए, तीसरे में 1,000 महेश बाबू यानी महेश प्रसाद सिंह की बेटी छोटी बेटी के लिए और चौथे में 500 रुपये उनकी सेवा करने वाले नौकर के लिए। यानी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने 24,500 रुपये की बचत की थी, वह भी दूसरों के लिए। ऐसा ही बिहार के एक अन्य मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी कहा जाता है कि कुछ लोग रामनाथ ठाकुर उनके पुत्र को टिकट देने की पैरवी करने गए और उन्होंने अपने ही पुत्र की टिकट देने का विरोध कर दिया था। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अपने प्रोस्टेट की बीमारी का इलाज सरकारी खर्चे पर विदेश में नहीं कराने के कारण अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति के ऐसे चरित्रों से देश की यात्रा शुरू हुई थी, पर आज जब अमृतकाल मनाते और आज़ादी का वखान करते नेताओं के चमकते उड़न खटेलों वाले शाही अंदाज के चेहरे उन नेताओं की आत्माओं को दिखते होंगे तो न जाने स्वर्ग में उन आत्माओं को कैसा महसूस हो रहा होगा। चुनाव के शपथ पत्र में पेशा में कॉलम में समाज सेवा लिखाने वाले बड़े नेताओं की संपत्ति दूसरे चुनाव तक आते आते 2000% तक बढ़ना अब अति सामान्य बात है और करोड़पति तो ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान भी होने लगा है। चंद समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोरने वाली अन्य समाचारों पर गौर करें तो 2008 में
कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने पर वहाँ के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने तिरुपति के मंदिर में 1.25 क्विंटल सोना भगवान तिरुपति को चढ़ाया था और यह खबर अखबारों में छपी थी। बिहार के चर्चित राजनीतिज्ञ लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने वेटनरी कॉलेज के चपरासी आवास से अपना पूर्णकालिक राजनीतिक सफर शुरू किया था, आज न जाने कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उत्तर प्रदेश के पहलवानी अखाड़े से समाजवादी राजनीति की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह के 75वें जन्मदिन पर लंदन से वग्गी आने की खबरें तो सुर्खियां बनी ही थी, उनके शाही शान शौकत भी कम चर्चित नहीं रहे। दलित बहुजन समाज की नेत्री उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का शाही अंदाज, पहनावा, रहन सहन के साथ हर जन्मदिन पर करोड़ों के नोट की माला और हीरे के हार का उपहार प्राप्त करना सुर्खियां तो वर्षों वर्षों से बटोरता रहा है। ऐसे ही दलित राजनीति के दशकों चेहरा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का शाही अंदाज भी आजीवन चर्चित रहा। ये तो मात्र चंद बहुचर्चित उदाहरण की वानगी है। इंडिया टुडे पत्रिका की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2004 में जीते सांसदों की औसत संपत्ति 1.9 करोड़ थी, जो 2014-19 में 13 करोड़ और 17वीं लोकसभा यानी वर्तमान 19-24 के लोकसभा में विजेताओं की संपत्ति औसत संपत्ति 16 करोड़ से अधिक है। इसी आंकड़े के अनुसार जहां आंध्र प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी 96,374 रुपये है, तो नेताओं की वार्षिक आय 50 करोड़ से अधिक, यानी जनता से उसके नेता 5,200 गुना अधिक आमदनी करने वाले व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के जनता की प्रति व्यक्ति औसत आय से नेताओं की आमदनी 4,964 गुना अधिक, मेघालय के नेताओं की आमदनी प्रतिवर्ष 5,000 गुना अधिक, तो उत्तर प्रदेश के नेताओं की करीब 4 गुना अधिक है। इस आंकड़े के अनुसार बिहार, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, असम और तमिलनाडु के नेता भी अपनी जनता की आय के मामले में टॉप 10 में है, यानी अपनी जनता से नेताओं की संपत्ति की कोई तुलना नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आखिर जनता जनता है, नेता नेता है। वहीं अगर दुनिया के सबसे प्राचीन, समृद्धशाली, शक्तिशाली देश अमेरिका के नेताओं की बात करें तो यह सरेआम सुर्खियां बन रहा है कि किस तरह सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार रहे बराक ओबामा, क्लिंटन, जॉर्ज बुश जैसी शख्सियत राष्ट्रपति की सेवा से हटने के बाद अपनी गुजारा के लिए नौकरी करते थे, पर 5 किलो अनाज के लिए घंटों लाइन में लगने वाली महान जनतंत्र की महान प्रजा चाहे सड़कों पर बिलबिला कर दम तोड़ दे, पर वह अपने आराध्य के चेहरे की चमक दमक और उनकी शाही शान शौकत पर अभिभूत होती है, तो हमारे ये शाही जनसेवक क्यों न समाज सेवा की राजनीति को सबसे मेवादार बनाने पर तुले हुए। तो यह है आज़ादी से अमृत काल तक राजनेताओं की विकास यात्रा की वानगी। पर कैसे और क्यों जब यूपीए के शासनकाल में एक व्यक्ति की औसत आमदनी यदि 20 रुपये से अधिक थी तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर मान लिया गया, पर वही नेताओं की संपत्ति एक चुनाव से दूसरे चुनाव में हजारों गुना बढ़ जाती है, उसे उसका कोई हिसाब देने की बाध्यता नहीं होती। आखिर क्यों, कैसे? समय हो तो सोचिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देकर प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में।